तो अभी तक हमने इसमें स्टडी किए, कौटिल्य के बारे में हमने देखा, उसकी पॉलिटिकल फिलॉसफी, मोहनदास करमचंद गांधी की देखी और बाल गंगाधर तिलक की भी देखी। नाउ आज जो हमने स्टडी करना है वो है बी आर अम्बेडकर की पॉलिटिकल फिलॉसफी, और उसके साथ साथ हम राम मनोहर लोहिया को भी स्टडी करेंगे। और जहां तक बी आर अम्बेडकर की बात है, बी आर अम्बेडकर जो महू फैमिली से आते थे, महू फैमिली जो महू कैंटोनमेंट जो मध्य प्रदेश में आता है, एक इमिनेंट जूरिस्ट थे वो। तो महू फैमिली से इनका ताल्लुक रहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। लेकिन उसको क्रेडिट दिया जाता है द ग्रेट लीडर ऑफ द डिप्रेसिव क्लासेस। तो एक बड़ा लीडर था वो डिप्रेसिव क्लासेस का, क्योंकि उसने इमेंसिपेशन या अपलिफ्टमेंट ऑफ द वीकर सेक्शंस के लिए बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस दिए थे, बहुत सारे कामकाज किए थे। इसने सेटअप किया था नेटवर्क ऑफ कॉलेजेस एज पीपल्स एजुकेशनल सोसाइटी। तो नेटवर्क ऑफ कॉलेजेस इन्होंने सेटअप किया था, बिल्डअप किया था, जिसको नाम दिया गया था पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी। इसके अलावा इन्होंने 1924 में डिप्रेसिव क्लासेस इंस्टीट्यूट, जो डिप्रेसिव क्लासेस इंस्टीट्यूट है वो भी उन्होंने फाउंड किया था। और इसके अलावा 1927 में समाज समाता संघ। तो बहुत सारे इदारे, चाहे बिगनिंग में हो या लेटर ऑन की बात हो, इन्होंने हमेशा इनका ये एम रहा था टू अपलिफ्टमेंट द वीकर सेक्शंस इन पर्टिकुलर। क्योंकि आगे इन्होंने चलकर कौन सी बात की थी, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की। क्योंकि जब हम इसकी सोशल जस्टिस में प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट को देखते हैं, दैट मीन्स गिविंग प्रेफरेंस टू समवन। लेकिन यहाँ पर जिसको ये प्रेफरेंस देते वो कोई सुपीरियर नहीं होता है, उसको सोसाइटी में कंसिडर किया जाता है इंफीरियर, वीकर, डाउन ट्रोडन। तो उसके लिए उन्होंने प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की बात की है कि उसको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए बाकी लोगों पे, उनकी जो रिजर्वेशन उनको मिलनी चाहिए। तो वहाँ तो बहुत सारे कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिए हैं। और जहां तक ड्यूरिंग इंडिया इंडिपेंडेंस वॉर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए, द ओनली पर्सन फ्रॉम प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ इंडिया जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत की, ही वाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जहां तक मैकडोनल्ड की बात थी, जो ब्रिटिशर था मैकडोनल्ड, उन्होंने डिप्रेसिव क्लास का रिप्रेजेंटेटिव का लकब दिया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। और जो पूना पैक्ट हुआ था, एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल एग्रीमेंट था वो बिटवीन गांधी एंड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दैट टुक प्लेस, दैट वाज साइंड इन 1932। इवन इसको एक एजाज भी मिला था, जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बना था फ्रॉम 1942 टू 1946। और इसके अलावा इन्होंने पहले एक पार्टी बनाई, एंड पे एक और पार्टी बनाई, फिर ये थोड़े से चेंज भी हुए। तो पहले इन्होंने ऑर्गेनाइज की थी इंडियन लेबर पार्टी 1936 में। तो इंडियन लेबर पार्टी की बुनियाद रखी थी इन्होंने 1936 में। उसके बाद इन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन भी बनाई थी। तो एससी फेडरेशन हम इसको कह सकते हैं, या शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कह सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन जब बनने लगा, तो उसके लिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उस ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और इंडिपेंडेंस इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने थे। और जो उन्होंने इंडियन लेबर पार्टी 1936 में फाउंड की थी, इसी के साथ उन्होंने लेटर स्टेज में 1956 में रिपब्लिकन पार्टी स्टार्ट की थी। तो मैंने जैसे आपको बता दिया कि इनिशियल में एक और पार्टी, तो एंड में कोई और पार्टी। तो पहले इंडियन लेबर पार्टी 1936 में, और 1956 में रिपब्लिकन पार्टी की इन्होंने बुनियाद रखी थी। और लास्ट स्टेज पे इन्होंने बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया, एम्ब्रेस्ड एट द लास्ट स्टेज बुद्धिस्ट थॉट, बुद्धिज्म को इन्होंने आखिरी स्टेज पे, तो बुद्धिज्म को इन्होंने आखिरी स्टेज पे, बुद्धिज्म को इन्होंने आखिरी स्टेज पे एम्ब्रेस किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो जहां तक इनकी कंट्रीब्यूशन रहे हैं, इस पे जो एक्सपोजर रहा है, इन्फ्लुएंस रहा है, वो फॉरेन वर्ल्ड का भी रहा है, एक्सटर्नल वर्ल्ड का भी रहा है। क्योंकि इन्होंने, जब इनकी हायर एजुकेशन को हम देखते हैं, वो उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से हासिल की थी। तो हायर एजुकेशन उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से हासिल की थी। और अब्रॉड वो रहे पहले 1913 से 1970 तक, 1913 से 1917 तक वो फॉरेन में रहे। उसके बाद 1920 से लेकर 1923 तक भी वो अब्रॉड रहे। और उसके बाद 1923 के बाद ही रिटर्न होम एंड फाउंडेड बहिष्कृत हथकरनी सभा। तो बहिष्कृत हथकरनी सभा जो है, दैट इज आल्सो नोन एज आउटकास्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन। तो बहिष्कृत हथकरनी सभा जो है, उसको फाउंड किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जब वो फॉरेन से वापस आए 1923 में। एंड दैट इज आल्सो नोन एज आउटकास्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन, आउटकास्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन।
और जो इन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किए थे 1930 में, इन्होंने टेम्पल एंट्री पे एक मूवमेंट स्टार्ट की थी। तो टेम्पल एंट्री मूवमेंट ही स्टार्टेड एट कलारम टेम्पल। तो कलारम टेम्पल जो था वहां पर इन्होंने टेम्पल एंट्री का मूवमेंट स्टार्ट किया था। और इसके अलावा 1948 में उन्होंने ड्राफ्ट किया था, जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन की बात थी मैंने आपको बता दिया, वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहे थे। तो उन्होंने कंप्लीट किया था ड्राफ्ट 1948 में, और उन्होंने सबमिट किए थे जो भी ड्राफ्ट्स थे। फिर हतमी शक्ल कौन से उसमें फीचर्स रहे, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको लकब दिया जाता है। और जो इनके अदबी खिदमात रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो इनके कंट्रीब्यूशंस रहे इन द फॉर्म ऑफ जर्नल्स, बुक्स, मैगजीन्स एटसेट्रा, वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल 1935 में इनकी पहली बुक आती है, दैट इज एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्योंकि बुक्स के बारे में पूछा जाता है किस फिलोसफर की है, कभी कभार मैच करना पड़ता है, तो कभी कभार एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलना पड़ता है। तो जहां तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इन्होंने 1935 में दी थी, और फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम इन्होंने 1939 में दी थी, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम। और महात्मा गांधी या मिस्टर गांधी एंड इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल्स, Mr. Gandhi and Emancipation of Untouchables was given by Ambedkar in 1942, Ranade, Gandhi and Jinnah in 1943. Ranade, Gandhi and Jinnah in 1943. What Congress and Gandhi have done to untouchables. एक important book है What Congress and Gandhi have done to untouchables 1945. 1945. Who were the Shudras, ये भी 1945 में। Who were the Shudras, ये भी 1945 में। और सिंपली द अनटचेबल्स 1948 में। 1948 में द अनटचेबल्स, बुद्धा एंड धर्मा इन 1957। बुद्धा एंड धर्मा इन 1957। और बाकी इसके जो कामकाज रहे हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस इन ईस्ट इंडिया कंपनी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस इन ईस्ट इंडिया कंपनी, evolution of provincial finance in British India, evolution of provincial finance in British India, problem of rupee, origin and solution, problem of rupee, origin and solution। तो ये उसके अदबी खिदमात रहे हैं। और जहां तक वार्ना सिस्टम है या कास्ट सिस्टम है, उसके बारे में अंबेडकर का जो ख्याल था, इट इवॉल्व्ड फ्रॉम हिंदू स्क्रिप्चर्स लाइक मनुस्मृति, भगवत गीता, रामायण, महाभारत। तो फ्रॉम एंशियंट टाइम्स ये जो वर्ना सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है, कास्टिज्म की बीमारी है, ये सदियों से आ रही है। और इसके लिए अंबेडकर ने जस्टिफाई किया ये कहाँ से आ रही है। इनका ओरिजिन है मनुस्मृति में, भगवत गीता में, रामायण में या महाभारत में। और जहां तक ये जो वार्ना सिस्टम है, इट लेड टू द एक्सप्लॉयटेशन, इससे क्या हो जाता है, इट लेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लोअर कास्ट्स बाय द अपर कास्ट्स, लोअर कास्ट्स बाय द अपर कास्ट्स। वो तो आपको पता है, चाहे वो क्षत्रियास थे, वैश्यास थे, शूद्रास थे या ब्राह्मण्स थे, उनमें सुपीरियर किसको माना जाता था, दूसरे को क्या माना जाता था, वो सारा इसमें मतलब आप जानते हो। वो तो वार्ना सिस्टम में, तो वार्ना सिस्टम की जो जनरल उसका जो निचोड़ निकलता था वो यही निकलता था, जो लोअर कास्ट हुआ करते थे, दे वर गेटिंग एक्सप्लॉइटेड, दे वर गेटिंग एक्सप्लॉइटेड। और यही बात बी आर अम्बेडकर भी फॉरवर्ड करते हैं, हाईलाइट करते हैं, दैट दिस कास्टिज्म लेड्स टू द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द लोअर कास्ट्स बाय द हायर कास्ट्स। और जहां तक इसका जो मेन कंसेप्ट रहा है सोशल जस्टिस, व्हाट इज दिस सोशल जस्टिस को अगर हम समझेंगे तो दैट इज सोशल इक्वालिटी, दैट इज सोशल इक्वालिटी, दैट इज जस्टिस एज फेयरनेस, जस्टिस एज फेयरनेस, to treat equals equals and unequals as unequally, to treat equals equally and unequals unequally, that is just as fairness। लेकिन अगर हम ये कहते हैं treat everybody equal, कोई गलत भी करता है उसको भी इक्वल करो, that is justice, not as fairness but as equity, but as equity। So that is justice as fairness, justice as equity। But as far as social justice is concerned, इसमें भी equality होती है, but कौन सी equality, इसमें socio economic political, that means all round equality, that means ऑल राउंड इक्वालिटी इसमें होती है। लेकिन जहां तक सोशल जस्टिस की बात है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, स्टेट, नेशन ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, विच इन टर्न नेसेसिटेट्स द preferential treatment of the weaker sections, जो मैंने पहले ही बता दिया, preferential treatment of the weaker sections। That means giving equal opportunity to everybody, but preferential treatment to weaker sections। क्यों preferential treatment? In order to uplift them, in order to uplift them। And as far as religion, as far as Ambedkar's view regarding religion is concerned, he believed in this thing, religion of humanity, religion of humanity, and he rejected that any religion
that separated man from man. जो इंसान को आपस में इंसानों के बीच फूट डाले, उस रिलीजन को अम्बेडकर ने रिजेक्ट किया. एंड ही बिलीव्ड इन द रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, स्टैंड फॉर द काज, ह्यूमन काज. और उसके बारे में उन्होंने रिलीजन के बारे में एक और बात की थी. एक सेंटेंस उन्होंने दिया था जिसको हम कोट कर सकते हैं. आई लाइक द रिलीजन दैट टीचेस लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. आई लाइक द रिलीजन दैट टीचेस लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. आजादी, बराबरी और कॉमन ब्रदर. और जहां तक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की बात है, जहां तक डेमोक्रेसी की चीजें हैं, तो डेमोक्रेसी में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को जस्टिफाई किया, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को फेवर किया. नॉट टू ले लिबर्टीज एट द फीट ऑफ ग्रेट मैन, नॉट टू ले लिबर्टीज एट द फीट ऑफ ग्रेट मैन. दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश अपने आप को क्या समझते थे, हाईली सिविलाइज्ड. लेकिन उन्होंने देखो, वो डेमोक्रेसी के दावे करने वाले लोग हैं, लेकिन यहाँ देखो एफ्रो-एशियन कंट्रीज में उन्होंने किस तरह का इंपेरियलिज्म या कॉलोनियल रूल रखा था. तो यहाँ वो फॉर एग्जाम्पल आते थे, कोई सफीर आता था एंशियंट टाइम्स में खिलाफत के दौरान, टिल 1909 से पहले वो आते थे, जल्दी से वो सुल्तान के पास आते थे कि हमारा ये हुआ, हमारे शहर के साथ ये हुआ, या आप अपने शहरों के साथ ये क्यों कर रहे हो. तो वहां से जवाब यही होता था, आप हमसे क्यों पूछ रहे हो, आप अफ्रीका में देखो आप कितने काले लोगों को मार रहे हो. क्यों? बिकॉज ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. क्योंकि आप वहां पे क्या करना चाहते हो, ऑक्यूपाई करना चाहते हो. तो आप एंशियंट या कॉलोनियल अफ्रीका में देखो आपने किस तरह की वहां के हालात किए थे. तो दैट इज नॉट टू ले लिबर्टीज एट द फीट ऑफ द ग्रेट मैन. वो अपने आप को बड़ी सिविलाइज्ड समझते थे ना, लेकिन वर्ल्ड में कॉलोनियलिज्म जो सबसे ज्यादा चला वो यूरोपियन कंट्रीज का ही तो चला. तो नॉट टू ले लिबर्टीज एट द फीट ऑफ द ग्रेट मैन. एंड ही आल्सो बिलीव्ड इन दिस थिंग टू मेक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अ सोशल डेमोक्रेसी. और जहां तक इसके डेमोक्रेटिक थॉट्स में कुछ और भी प्रिंसिपल्स आते हैं, लाइक फ्रीडम एंड इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म एंड लिबर्टीज एंड प्रोडक्ट ऑफ इक्वालिटी. तो इक्वालिटी भी होनी चाहिए, लिबर्टी भी होनी चाहिए, जस्टिस के साथ साथ वहां सेक्युलरिज्म भी होनी चाहिए, और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ही सोशल डेमोक्रेसी हो सकती है. और जहां तक इन्फ्लुएंस की बात है, एक रिवोल्यूशन का इन्फ्लुएंस रहता है बी आर अम्बेडकर का, और वो रिवोल्यूशन है फ्रेंच रिवोल्यूशन 1789. और जहां तक स्लेवरी की बात है, तो स्लेवरी के बारे में उन्होंने बताया, जो डाउन ट्रोडन या अनटचेबल्स या वीकर सेक्शंस थे उनके बारे में उन्होंने बता दिया. टेल स्लेव ही इज स्लेव एंड ही विल रिवोल्ट. ये इसका स्लोगन था. टेल स्लेव दैट यू आर अ स्लेव एंड ही विल रिवोल्ट. ये कभी पूछा जाएगा ये स्लोगन किसका है. टेल स्लेव दैट यू आर अ स्लेव एंड ही विल रिवोल्ट. इसके अलावा उन्होंने ऐसे प्रोग्राम चलाए टू जनरेट अवेयरनेस अमंग downtrodden, to generate awareness among weaker sections, to generate awareness among untouchables, or for the upliftment of the untouchables, for the upliftment of the weaker sections. He launched Satyagraha in 1924. He launched Satyagraha in 1924. 1924 में उन्होंने सत्याग्रह लॉन्च की थी दामोदर हॉल, मुंबई में. और जहां तक एक और पॉइंट उन्होंने दिया था, एक पर्सनल पॉइंट जो हम कोट कर सकते हैं. माई हार्ट ब्रेक्स टू सी द प्लाइट, माई हार्ट ब्रेक्स टू सी द पिटिएबल साइट ऑफ योर फेसेस एंड टू हियर योर सैड वॉइसेस. ये भी सेंटेंस किसका है, बी आर अम्बेडकर का, टुवर्ड्स वीकर सेक्शंस. माई हार्ट ब्रेक्स टू सी द पिटिएबल साइट ऑफ योर फेसेस एंड टू हियर योर सैड वॉइसेस. ये भी इसी का पॉइंट है, वीकर सेक्शंस को ये डिपिक्ट करता है. और जहां तक इन्होंने जो सत्याग्रह चलाई थी, जो पॉपुलर सत्याग्रह है, एक तो वो टेम्पल एंट्री पे इन्होंने मूवमेंट चलाया था 1924 के दौरान, 1930 में रादर 1930 में इन्होंने कलाराम टेम्पल में मूवमेंट चलाया था टेम्पल एंट्री पे. लेकिन यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर, राइट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जैसे मैंने आपको बताया था, जो वार्ना सिस्टम है इसकी वजह से जो इंफीरियर रेसेस होते हैं वो हायर रेसेस के ट्यूबवेल से पानी नहीं ले सकते थे. पुराने जमाने की बातें थी, या कभी कहीं कहीं आज भी होता हो. तो उसके लिए अंबेडकर ने स्टार्ट किया था सत्याग्रह, एंड दैट इज नोन एज महाद सत्याग्रह, MAHAD, महाद सत्याग्रह, महाद सत्याग्रह फॉर राइट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. और जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अगर हम देखेंगे, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द फिलॉसफी ऑफ बी आर अम्बेडकर. तो कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट्स हिज पॉलिटिकल फिलॉसफी. और जहां तक पॉलिटिकल मेजॉरिटी की बात है, पॉलिटिकल मेजॉरिटी को हमेशा अम्बेडकर ने बोला ये कम्युनल मेजॉरिटी होगी. तो पॉलिटिकल मेजॉरिटी, जिस तरह मेजॉरिटेरियन सिस्टम JS मिल ने बोला इट इज थ्रेट टू डेमोक्रेसी, इसी तरह बी आर अम्बेडकर ने बोला पॉलिटिकल मेजॉरिटी विल ऑलवेज बी अ कम्युनल मेजॉरिटी.
इसके अलावा इन्होंने ये भी बता दिया, जो इंडियन थिंकर्स में से हैं, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने वेस्टर्न ट्रेडिशंस को सपोर्ट किया टू सम एक्सटेंट, कंप्लीटली और टू पार्शली। लेकिन बी आर अम्बेडकर की जहां तक बात है, ही इज द फर्स्ट इंडियन थिंकर टू रियलाइज द इनएप्लीकेबिलिटी ऑफ वेस्टर्न डेमोक्रेसी इन इंडिया। इनएप्लीकेबिलिटी ऑफ वेस्टर्न डेमोक्रेसी इन इंडिया को फर्स्ट टाइम किसी थिंकर ने हाईलाइट किया। ये रियलाइज किया उन्होंने दैट इट इज इनएप्लीकेबल, दैट वेस्टर्न डेमोक्रेसी principles will prevail here। और इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी इन्होंने फाउंड की थी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी इन्होंने 1936 में फाउंड की थी, और 1956 में रिपब्लिकन पार्टी। और इंडिविजुअल के बारे में इन्होंने बता दिया, ही इज एन एंड इन हिमसेल्फ। और इस पे जो इन्फ्लुएंस रहा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का रहा, एंड एज फार एज द पर्सनालिटीज आर कंसर्न, अब्राहम लिंकन द 16th प्रेसिडेंट परहैप्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, उसका भी इन्फ्लुएंस रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पे, रिगार्डिंग ऑप्रेस्ड सेक्शंस, रिगार्डिंग वीकर सेक्शंस। तो इन्फ्लुएंस रहा है रिगार्डिंग वीकर सेक्शंस इस पे किसका? अब्राहम लिंकन का। इसके बारे में एक और चीज इन्होंने को साइट यहां पर हम कर सकते हैं, इनके जो वर्ड्स हैं, इट माइट बी इन योर इंटरेस्ट टू बी आवर मास्टर्स। ये आपके इंटरेस्ट में हो सकता है टू बी आवर मास्टर्स, बट हाउ इज इट इन आवर इंटरेस्ट टू बी योर स्लेव्स। क्या आपके इंटरेस्ट में हो सकता है कि आप हमारे मास्टर हो सकते हो, लेकिन ये हमारे इंटरेस्ट में कैसे हो सकता है कि हम आपके गुलाम बने, कि हम आपके गुलाम बने। और यूनियन कैबिनेट जो बनी थी, जिसमें फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे कंट्री के आफ्टर 1947, ही रिजाइन फ्रॉम दैट वेरी कैबिनेट इन 1951। 1951 में इन्होंने वहां से रिजाइन किया था। और जहां तक वार्ना सिस्टम की बात थी, तो उसमें 4 कास्ट्स आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रियाज, वैश्याज, शूद्राज। लेकिन इन्हें 5th क्लास जो दिया, दैट इज डिप्रेसिव क्लास, जिनको शेड्यूल कास्ट्स भी कहते हैं, या गांधी ने उनको जो नाम दिया था हरिजन्स का, और अंबेडकर ने उनको दलित्स का नाम दिया था। तो 4 वारनाज अगर 5th है तो वो डिप्रेस्ड क्लास है, शेड्यूल कास्ट है। अकॉर्डिंग टू गांधी दे आर हरिजन्स, एंड अकॉर्डिंग टू अंबेडकर दे आर दलित्स। और गांधी ने अपना एडिटोरियल दिया था हरिजन में, फिक्शन ऑफ द मेजॉरिटी, फिक्शन ऑफ द मेजॉरिटी। तो गांधी को इन्होंने वहां पर रेफर किया था, एससीज आर नॉट माइनॉरिटीज। गांधी ने जहां पर रेफर लिखा था, फॉर एग्जांपल, एससीज आर नॉट माइनॉरिटीज, तो अपने एडिटोरियल में जो हरिजन में गांधी ने दिया था, एससीज आर नॉट माइनॉरिटीज, द फिक्शन ऑफ मेजॉरिटी, फिक्शन ऑफ मेजॉरिटी। तो वहां पर अंबेडकर ने उसको रेफर किया था। इसके अलावा इन्होंने क्रिटिसाइज किया था जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था, इन ऑर्डर टू फ्रेम आउट द स्टेट्स, प्रोवाइड द प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू फ्रेम आउट, टू फॉर्म द स्टेट्स ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज। तो उसका जो क्रिटिक इन्होंने किया था स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट का, वो किस फॉर्म में था? थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स। और जहां तक पॉलिटिकली कंट्री की बात, अगर इंडिया की बात करेंगे, तो उसमें उन्होंने बोला, इट शुड be having 2 capitals. There should be 2 capitals, New Delhi and Hyderabad. New Delhi and Hyderabad. तो 2 राजधानियां होनी चाहिए, न्यू दिल्ली एज वेल एज हैदराबाद। सो दिस वाज ऑल अबाउट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जहां तक राम मनोहर लोहिया की बात है, राम मनोहर लोहिया जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से आते हैं, उन्होंने लिबर्टी के बारे में सबसे पहले बात की। लिबर्टी इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, रियलाइजेशन एटसेट्रा। तो लिबर्टी के बारे में उन्होंने बता दिया, इट इज डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, जिस तरह हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं। और लिबर्टी को इन्होंने, यानी फ्रीडम को इन्होंने 2 चीजों में डिवाइड किया, रिगार्डिंग प्रॉपर्टी मैटर्स, रिगार्डिंग नॉन प्रॉपर्टी मैटर्स। लेकिन जहां तक नॉन प्रॉपर्टी मैटर्स की बात है, राम मनोहर लोहिया ने वहां एब्सोल्यूट फ्रीडम दी है, लेकिन एब्सोल्यूट फ्रीडम प्रॉपर्टी के मामलों में नहीं है। और जो कम्युनिस्टिक आइडियोलॉजी थी, कम्युनिस्ट ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, उसको इन्होंने रिजेक्ट किया था। और नेगेटिव सपोर्टर ऑफ लिबर्टी, जब हम नेगेटिव लिबर्टी को पढ़ते थे, तो वहां पर आती थी एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। और ये सपोर्टर था, बड़ा सपोर्टर था, स्टाउंड सपोर्टर ऑफ लिबर्टी टू डिप्रेस्ड क्लासेस, टू बैकवर्ड्स। और ये भी इस चीज में बिलीव करता था, वांटेड टू गिव प्रेफरेंशियल अपॉर्चुनिटीज टू देम फॉर सर्टेन पीरियड, कुछ मखसूस वक्त के लिए जो वीकर सेक्शंस थे उनको प्रेफरेंशियल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, उनको प्रेफरेंशियल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। और इंडिविजुअल गुड जो है अननेसेसरी सोशल,
इंडिविजुअल गुड एज अ नेसेसरी सोशल गुड, राइट टू रेजिस्टेंस, इसने जैसे लिबर्टी के बारे में बात की थी, ये डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, दैट इज वाई इसने ये बात भी, ये राइट भी जस्टिफाई किया। देयर शुड बी राइट टू रेजिस्टेंस फॉर इंडिविजुअल्स अगेंस्ट अथॉरिटीज। अगेंस्ट अथॉरिटीज अगर वो आपको ह्यूमिलेट कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, यू विल बी हैविंग अ राइट टू रेजिस्ट, राइट टू स्टैंड, राइट टू स्टैंड। And as far as equality is concerned, he was the firm believer in this thing, equality of all in treatment and income, equality of all in treatment as well as income। और वो किस सोसाइटी में बिलीव करता था? डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सोसाइटी विद द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सोसाइटी विद द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी। और वो इस चीज में बिलीव करता था, टू इलिमिनेट, टू रिमूव इनइक्वालिटीज फ्रॉम ह्यूमन सोसाइटीज। जो उनने सत्ता क्रांति बोली थी, 7 रेवोल्यूशंस बोली थी, उसका ये भी मकसद था, इनइक्वालिटीज आपने खत्म करनी है। वो 7 रेवोल्यूशन में आपको एंड पे बता दूंगा। लेकिन जो एक्सपोनेंट रहा है राम मनोहर लोहिया, ही वाज द एक्सपोनेंट ऑफ सोशलिज्म, he was the believer of equal growth and development of liberty and equality। तो लिबर्टी, इक्वालिटी, डेवलपमेंट, इक्वालिटी इन इनकम एज वेल एज ट्रीटमेंट, इस चीज में वो बिलीव करता था। और वो इक्वालिटी और प्रॉस्पेरिटी को मानता था एज ट्विन्स। इक्वालिटी एंड प्रॉस्पेरिटी आर ट्विन्स। और इसने कम से कम 7 टाइप्स की, 7 टाइप्स ऑफ इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटीज बोली थी। तो 7 टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज एंड इनजस्टिस जब होती हैं, तो 7 रेवोल्यूशंस का नाम इन्होंने वापस इनके ट्रीटमेंट, इनको ओवरकम करने के लिए बोले थे। तो 7 इनजस्टिस, 7 इनइक्वालिटीज, इनके अगेंस्ट क्या आएगा सोल्यूशन? 7 रेवोल्यूशंस। और इक्वालिटी के बारे में उन्होंने ये भी बता दिया, इट कैन बी एब्स्ट्रैक्ट, इट कैन बी कॉन्क्रीट। जब इक्वालिटी एब्स्ट्रैक्ट होती है, महज इमेजिनेशन होती है, दैट मीन्स दैट इज मोटिवेटिंग ओनली योर थॉट, साइकोलॉजिकली दैट इज मोटिवेटिंग योर थॉट, तब इक्वालिटी एब्स्ट्रैक्ट है। बट व्हेन इट विल मोटिवेट योर एक्शन, देन ये इक्वालिटी जो है, इट इज कॉन्क्रीट, इट इज कॉन्क्रीट। सो इक्वालिटी एज पर लोहिया, इट इज बोथ एब्स्ट्रैक्ट एंड इट इज कॉन्क्रीट। और यहाँ पर भी अंबेडकर की तरह इन्होंने इक्वल अपॉर्चुनिटी का नहीं बोला है, बल्कि इन्होंने भी प्रेफरेंशियल अपॉर्चुनिटी या प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, वहां पर उन्होंने बोला था प्रेफरेंशियल, ये 2 वर्ड्स है। प्रेफरेंशियल वहां भी है, यहां भी है, लेकिन अंबेडकर ने बोला प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट और लोहिया ने बोला प्रेफरेंशियल अपॉर्चुनिटी। तो प्रेफरेंशियल अपॉर्चुनिटी इंस्टेड ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल डाउन ट्रोडन एंड वुमेन। तो वहां पर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट था, यहां पर प्रेफरेंशियल अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा इन्होंने बोला है, जहां तक एजुकेशन की बात है, नेशनल लेवल पे बात है, इंग्लिश मीडियम को इन्होंने बोला था शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ पब्लिक लाइफ। English medium, English language should be removed from all sections of public life, and no one will be allowed to spend more than 1,000 per month in those days। तो इन्होंने इकोनॉमी के बारे में बात की थी कि 1,000 से ज्यादा एक महीने में कोई खर्च नहीं करेगा, और इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इंग्लिश मीडियम जो है, ये तमाम पब्लिक लाइफ से रिमूव किया जाएगा, ये किया जाना चाहिए रिमूव। और दूसरा उन्होंने बोला था, नो वन विल बी अलाउड टू स्पेंड मोर देन 1,000 पर मंथ इन दोज डेज। और जहां तक पॉलिटिकली इस स्टेट के बारे में उन्होंने बात की थी, इसने बोला था स्टेट जो होगी, दैट विल बी बेस्ड ऑन 4 पिलर्स। 4 पिलर्स ऑफ द स्टेट विल बी देयर, डेवलप्ड बाय सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। सोशलिज्म और डेमोक्रेसी से डेवलप जो स्टेट हो जाएगी, उसमें 4 पिलर्स होंगे, 4 उसके खंबे होंगे। विलेज, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस, स्टेट। विलेज लोअर होगा, लोअर सेकंड डिस्ट्रिक्ट होगा, सेकंड टॉप पे प्रोविंस होगा, और टॉप पे स्टेट होगी। तो स्टेट, प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, विलेज। स्टेट टॉप होगी, विलेज लोअर होगा। डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में उन्होंने बोला था, जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर है, डिसेंट्रलाइजेशन डेमोक्रेसी में है, दैट इज अ गुड क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी। डिसेंट्रलाइजेशन में ये बिलीव करता था, बिकॉज दैट इज अ गुड क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी। और जहां तक स्टेट अथॉरिटी की बात है, देयर शुड बी लिमिटेड पावर्स टू द स्टेट, क्योंकि हमने पहले ही देखा, ही फेवर्ड द नेगेटिव कॉन्सेप्शन ऑफ लिबर्टी, जहां एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस होंगे। दैट इज व्हाई लिमिटेड रोल ऑफ स्टेट, लिमिटेड रोल ऑफ अथॉरिटीज, लिमिटेड पावर्स टू द स्टेट। तो नेगेटिव स्टेट आती है, नेगेटिव लिबर्टी आती है, और लिमिटेड पावर स्टेट को होते हैं, और डिसेंट्रलाइजेशन वहां पे होगी। और मोर पावर्स इन्होंने बोला था, जो ग्रास रूट लेवल पे गांधी ने बोला था पंचायत की फॉर्म में, इन्होंने भी वही बोला, मोर पावर्स टू विलेजेस, दैट इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। Democratic socialism, that means when you are giving more powers to the lower levels, at the village level you are giving the more powers to the panchayatas, that is democratic socialism।
तो 4 पिलर स्टेट के बारे में इन्होंने बोला था, इट विल बी बोथ लेजिस्लेटिव एज वेल एज एग्जीक्यूटिव अरेंजमेंट। जो 4 पिलर स्टेट है, स्टेट, प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, it will be having both executive and legislative arrangement. Division of powers will be there, derived from the constitution of the land, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में उन्होंने बोला, क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी, प्लानिंग पावर, सोशल ओनरशिप ऑफ मिक्सड इकोनॉमीज वहां पर होगा। जो डिसेंट्रलाइजेशन होगी, पावर ऑफ प्लानिंग के बारे में होगा, वो सोशल ओनरशिप तो मिक्सड इकोनॉमी होगी। और जो सोशलिस्ट पार्टी जो सोशलिस्ट पार्टी के साथ इसका ताल्लुक रहा है, उसका जो मैनिफेस्टो 1962 में आया, उसमें मेंशन था फंक्शंस ऑफ 4 पिलर स्टेट। जो 4 पिलर स्टेट राम मनोहर लोहिया ने बोला था, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस, स्टेट, उस 4 पिलर स्टेट में कौन सी फंक्शंस आते हैं, वो इसने अपनी पार्टी के, जो सोशलिस्ट पार्टी थी, उसके मैनिफेस्टो में बोला था 1962 में। और जहां तक 4 पिलर स्टेट की बात है, इट विल सूटेड फॉर द कम्युनिटी लाइफ, इट विल स्टूड फॉर द कम्युनिटी लाइफ। इसके अलावा इन्होंने पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को फेवर किया। ही वाज द स्टाउंच a strong supporter of positive discrimination in order to uplift women, OBCs and other weaker sections। तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को इन्होंने सपोर्ट किया, प्रेफरेंशियल अपॉर्चुनिटी को इन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन इन्होंने 7 टाइप्स की इनइक्वालिटीज बोली थी, इनजस्टिसेस बोली थी। अब वो 7 इनइक्वालिटीज या इनजस्टिसेस 7 रिवोल्यूशन से खत्म होती है। वो 7 रिवोल्यूशन क्या है, तब आप खुद समझ जाएंगे वो 7 इनइक्वालिटीज या इनजस्टिसेस क्या थी। नंबर 1, टू मेंटेन इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। दैट मीन्स उधर इनइक्वालिटी थी, वो एक प्रॉब्लम थी, इनइक्वालिटी या इंजस्टिस थी, तो वो एक रिवोल्यूशन है, नॉट टू मेंटेन इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। अगेंस्ट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रेस बेस्ड इनइक्वालिटीज, revolution against socio-economic, a revolution against political, economic and race-based inequalities. Number 3, revolution for the destruction of castes. Destruction of castes, ये caste differences नहीं रहनी चाहिए, ये भी inequality maintain करती थी, तो इसके खिलाफ भी revolution. Revolution against foreign domination, foreign rule, foreign control, foreign imperialistic rule, foreign colonial rule, तो revolution against foreign domination. और 5th जो है, दैट इज रिवोल्यूशन फॉर इकोनॉमिक इक्वालिटी, रिवोल्यूशन पे प्लांट प्रोडक्शन एंड अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो ये 5th रिवोल्यूशन आता है, रिवोल्यूशन फॉर इकोनॉमिक इक्वालिटी, अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड प्लांट प्रोडक्शन। और जहां तक इंसान की प्राइवेट लाइफ है, नोबडी विल बी हैविंग अ राइट टू इंटरफेयर इन इट, तो रिवोल्यूशन अगेंस्ट इंटरफेरेंस इन पर्सनल और प्राइवेट लाइफ। 6ठा रिवोल्यूशन, प्राइवेट लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, उसके खिलाफ भी रिवोल्यूशन। रेवोल्यूशन अगेंस्ट आर्म्स एंड वेपन्स, आर्म्स हथियार, वेपन्स, तो हथियारों के खिलाफ रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन अगेंस्ट आर्म्स एंड वेपन्स एंड फॉर सत्याग्रह, सत्याग्रह इसमें नॉन वायलेंस आती है, ट्रुथ आता है। तो ये 7 रिवोल्यूशंस थे इन ऑर्डर टू टैकल 7 टाइप्स ऑफ injustices and 7 types of inequalities. So that was all about Ram Manohar Lohia as well as Dr. Bhimrao Ambedkar. And with that, we concluded these very 2 philosophers. And next, we will see and discuss that tomorrow.